हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्री क्लास की सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 7 देखेंगे और इस चैप्टर 7 के अंदर हम लोग सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इससे एसोसिएटेड जो करंट अफेयर है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए, खास करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे जुड़े हुए सवाल जरूर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी से एसोसिएटेड ऑनलाइन बैचेस के बारे में। हमारा जो यूपीएससी ऑनलाइन बैच संकल्प जो 2026 के लिए लोग टारगेट कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अवेलेबल है मात्र 11,999 रुपए में। इसके अलावा टाइटन 2026 बैच 11,999 में अवेलेबल है। इसके अलावा सृजन 2025 जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम है, यह भी 11,800 रुपए में अवेलेबल है। प्रहार 2025 जो लोग 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए 7,999 मात्र में अवेलेबल है। यूपीएससी ऑप्शनल बैच 2025 के लिए 8,999 में अवेलेबल है और साथ ही साथ यूपीएससी प्रारंभ 2027 जो लोग 2027 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हमारा बैच 34,999 में अवेलेबल है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए टॉपिक को। और इस सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं उस सिस्टम के बारे में जिस सिस्टम की मदद से हम लोग दो यंत्रों को यानी दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे में डेटा ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे में संचार स्थापित करते हैं। तो इसमें वो सिस्टम यानी वो तंत्र में सबसे पहला तंत्र जो है वो है हमारा ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ तो आप सब यूज करते होंगे 100%। ये ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ का काम क्या होता है कि दो डिवाइसेस को, चाहे वो एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल हो या एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर हो या एक कंप्यूटर से दूसरा मोबाइल हो, इस तरीके से जो डिवाइसेस होती हैं एक दूसरे से कनेक्ट की जाती हैं। अब कनेक्ट करके क्या करते हैं? कनेक्ट करके हम बहुत सारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि कोई भी डेटा अगर कंप्यूटर में है तो उसको मोबाइल में डेटा है तो उसको कंप्यूटर में भेज सकते हैं, चाहे वो फोटोज हो चाहे वो वीडियोज हो। इवन कि हम लोग इस ब्लूटूथ का यूज जो है वो अपनी घड़ियों को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए, अपने ईयरबड्स को, जो हमारे ईयरबड्स होते हैं उनको जो है अपने मोबाइल फोनों से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। अब ये जो ब्लूटूथ होता है बच्चों, ये ब्लूटूथ ये पैन नेटवर्क पर काम करता है। पैन नेटवर्क का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क पर काम करता है। यानी कि ब्लूटूथ, जब कभी भी आप ब्लूटूथ द्वारा दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डेटा ट्रांसफर होता है वो 1 to 1 होता है। यानी दो डिवाइसेस जब कनेक्ट हो जाती हैं ब्लूटूथ से तो इनसे डेटा इसमें जाता है, इसमें तीसरी डिवाइस इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इस तरीके के नेटवर्क को हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ब्लूटूथ हमेशा पर्सनल एरिया नेटवर्क पर काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जिसका नाम है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस को, संचार जो यंत्र होते हैं उनको एक कोड प्रोवाइड करती है। वो कोड उनके अपने पैरामीटर्स हैं, उन पर आपको नहीं जाना है। तो उनके अपने पैरामीटर्स के बेस पर एक कोड प्रोवाइड करती है IEEE जो ऑर्गेनाइजेशन है। और उसने हमारे ब्लूटूथ को एक कोड प्रोवाइड किया है जिसे आपको याद रखना जरूरी है और उस कोड का नाम है IEEE 802.15.1। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये IEEE जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा दिया गया टेक्निकल कोड है किसको? ब्लूटूथ को। तो IEEE 802.15.1 और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इसे कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ये जो हम ब्लूटूथ होता है इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? यानी दो डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो कितनी मिनिमम रेंज पर ये आपस में कनेक्ट, मैक्सिमम रेंज पर आपस में कनेक्ट हो सकता है? तो याद रखिएगा बच्चों, कम से कम माना जाता है कि 10 मीटर के
के अराउंड 10 मीटर के अराउंड दो डिवाइसेस अगर करीब लाई जाए तो ये ब्लूटूथ से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, ब्लूटूथ नेटवर्क में कनेक्ट हो जाती हैं और एक दूसरे में डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं। इसके अलावा जिस स्पीड से डेटा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, जिस स्पीड से डेटा ट्रांसफर किया जाता है वो होती है 2 एमबीपीएस से लेकर 10 एमबीपीएस, यानी 2 एमबीपीएस से लेकर स्पीड से लेकर 10 एमबीपीएस के हिसाब से जो है डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है। तो कंपैरेटिवली स्पीड कम है अगर और डिवाइसेस की तुलना में देखें, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड इसके अंदर पाई जाती है। 2 एमबीपीएस से लेकर 10 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है बच्चों। अब दूसरी जो डिवाइस है, दूसरा जो सिस्टम है वो है वाईफाई, ठीक है। वाईफाई याद होगा आप लोग, वाईफाई हमेशा यूज करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं, हो सकता है अभी भी आप लोग वाईफाई का यूज कर रहे हो। तो वाईफाई एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट की फैसिलिटीज लेते हैं, ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज लेते हैं। इसके अलावा इन वाईफाई से दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट भी किया जाता है, आपस में कनेक्ट होकर ये एक दूसरे में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल वो वीडियोस, इसके अंदर ऑडियोज, कुछ भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वाईफाई का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या बोला जाता है? वायरलेस फिडेलिटी। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि IEEE ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर एक डिवाइस को एक कम्युनिकेशन कोड, एक टेक्निकल कोड देती है। तो वायरलेस फिडेलिटी यानी वाईफाई का जो टेक्निकल कोड है वो IEEE 802.11 होता है। क्या होता है बच्चों? IEEE 802.11 होता है। और हमेशा ये जो वायरलेस फिडेलिटी यानी वाईफाई है ये लैन पर काम करता है। लैन क्या है? लैन एक ऐसा नेटवर्क है जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब यह हो जाता है कि जैसे हम लोगों ने ब्लूटूथ देखा था वो पैन पर काम करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क पर काम करता है, ये जो है लैन पर काम करता है। लैन का मतलब यह हो जाता है कि आप एक डिवाइस से हॉटस्पॉट क्रिएट कर देते हैं और ये जो हॉटस्पॉट होता है ये हॉटस्पॉट से की मदद से आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसको भी कनेक्ट कर एक नहीं बल्कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे ही कहा जाता है, यानी एक एरिया की मल्टीपल डिवाइसेस यानी बहुत सारी डिवाइसेस एक हॉटस्पॉट, एक वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट की जा सकती हैं। तो क्योंकि एक लोकल एरिया में यह काम कर रहा है इसीलिए इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यानी कि ये जो वाईफाई है लोकल एरिया नेटवर्क पर काम करती है। एक डिवाइस का हॉटस्पॉट बनाकर उससे मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। जबकि हम लोगों ने ब्लूटूथ देखा था पर्सनल एरिया नेटवर्क पर वो काम करता था। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर बात हो गई होगी कि भैया इसकी रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, तो रेंज इसकी अप्रॉक्सीमेटली मानी जाती है कि 100 मीटर के अराउंड इसकी रेंज होती है। और साथ ही साथ जिस स्पीड से इसमें डेटा ट्रांसफर हो सकता है वो माना जाता है मैक्सिमम, अभी जो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं वैसे तो इससे कम ही होता है, लेकिन एक जो मैक्सिमम जो इसका जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वाईफाई की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1 Gbps है। क्या है? 1 Gbps है। तो 1 Gbps के हिसाब से इसमें डेटा ट्रांसफर हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, इंटरनेट की फैसिलिटीज मिल सकती हैं। तो इसे वाईफाई कहा जाता है। वाईफाई में एक मशीन होती है जिसकी मदद से ये सारा काम होता है, उसे हम लोग राउटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? राउटर कहते हैं। ये सारा का सिस्टम जो है वो एक डिवाइस, इसके ये वाईफाई जो हमें प्रोवाइड होता है वो एक स्पेशल डिवाइस इसके अंदर होती है, इसे राउटर कहते हैं। उसकी मदद से ये सारा फंक्शन होता है। यहाँ इसी की मदद से ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन स्थापित हो सकता है, हो पाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चों कि ये वाईफाई जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये एक्चुअली वाईफाई 6 है। और अब हम लोग बहुत जल्दी वाईफाई 7 को, यानी इंडिया जो है वाईफाई 7 को अपनाने जा रहा है। अब वाईफाई 7 की अगर खास बात हम कहें तो ये अगली पीढ़ी का वाईफाई है, ये अगली पीढ़ी का वाईफाई है। और इसका जो IEEE के हिसाब से जो इसका कोड दिया गया है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो इसको कोड दिया गया है वो 802.11 BE है। ठीक है, BE है। और ये साथ ही साथ ये क्या होगा कि इसकी खास बात क्या होगी? इसकी खास बात ये होगी कि इसकी जो मतलब वाईफाई का जो नेटवर्क है उसकी जो स्पीड है वो अब और बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जब दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी, दो डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होंगी तो इनके कम्युनिकेशन करने में
में, यानी इनके कम्युनिकेट करने में या इनके एक दूसरे से कनेक्ट होने में जो टाइम पीरियड होगा वो काफी कम हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, जब दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस में आपस में कनेक्ट होने में जो समय लगता है उसे हम लोग लेटेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लेटेंसी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लेटेंसी जितनी कम होगी, यानी दो डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और उनके बीच में समय कम लग रहा है, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन उतना ही ज्यादा अच्छा है, संचार उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इस वाईफाई जो 7 हम लोग अपनाने जा रहे हैं, इसकी जो लेटेंसी होगी वो लेटेंसी क्या होगी? कम होगी, यानी कि बहुत जल्दी वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, दो डिवाइसेस एक दूसरे से बहुत तेजी से कनेक्ट हो पाएंगी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक साथ ये जो वाईफाई 7 होगा, ये बहुत फास्ट स्पीड से वो डेटा ट्रांसफर होगा इसमें, और साथ ही साथ इनमें जब दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी तो उनके कनेक्ट होने में समय काफी कम लगेगा। तो ये वाईफाई की बात मैं कर रहा था, वाईफाई 7 के बारे में मैं बात कर रहा था। इसके बाद वाईफाई से भी बड़ा, यानी एक बड़ा वाईफाई कह सकते हैं, वो होता है वाई मैक्स कहलाता है, वाई मैक्स कहलाता है। अब ये जो वाई मैक्स होता है, वाई मैक्स होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है, माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये जो वाई मैक्स होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। ये समझ लीजिए एक बड़ा वाईफाई होता है, ठीक है। और इसका जो IEEE द्वारा जो दिया गया कोड है वो 802.16 है, IEEE 802.16 है। सर क्या इसे याद करना जरूरी है? हाँ बच्चों, याद करना जरूरी है, यूपीएससी ने इससे पहले भी सवाल पूछा हुआ है। तो इसका IEEE 802.16 है। और हमेशा याद रखिएगा, ये जिस नेटवर्क पर काम करता है, ये वैन पर काम करता है, ठीक है। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोला जाता है इसे? वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो ये किस पर काम करता है बच्चों? वाइड एरिया नेटवर्क पर काम करता है। इसका मतलब ये होता है एक डिवाइस होती है, और ये जो डिवाइस होती है बच्चों, ये एक से बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, और फिर उन वाईफाई नेटवर्क से फिर और भी बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, और एक बड़ा नेटवर्क बनता है। इससे जब वाई मैक्स कहीं पर कनेक्ट करता है तो एक नेटवर्क से फिर मल्टीपल से फिर और मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है। इसी वजह से ये जो वाई मैक्स है, वाई मैक्स की मदद से की रेंज बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है एक पूरा शहर इससे कनेक्ट हो जाए, एक पूरा जिला इससे कनेक्ट हो जाए, और कभी कभी एक पूरा देश भी इससे कनेक्ट हो सकता है। तो इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है वाई मैक्स की। साथ ही साथ स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड इसकी मैक्सिमम वही है जो कि हमारे वाईफाई की थी। मैक्सिमम स्पीड 1 Gbps के हिसाब से डेटा इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये है वाई मैक्स, यानी कि एक तरीके से वो सिस्टम जिसकी मदद से हम नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, वो एक सबसे बड़ा नेटवर्क जो प्रोवाइड करता है वो वाई मैक्स करता है। इसके बाद बात करें कि एक नेटवर्क कम्युनिकेट करने का एक और नया तरीका आया है जो काफी चर्चा में है, काफी करंट अफेयर में है, काफी इस पर बातें की जा रही हैं, वो है लाइफाई। क्या है? लाइफाई। लाइफाई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लाइट फिडेलिटी। क्या होता है? लाइट फिडिलिटी, ठीक है, फिडिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो लाइट फिडिलिटी से कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म, लाइफाई का फुल फॉर्म लाइट फिडिलिटी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें यह होता है कि इसमें सबसे पहले एक लाइफाई डिवाइस होती है। लाइफाई डिवाइस में क्या होता है? एलईडी बल्ब लगा होता है। क्या कैसा बल्ब होता है बच्चों? एलईडी बल्ब लगा होता है। मान लीजिए कोई डिवाइस है, उसमें एलईडी बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, जो लाइफाई डिवाइस है। अब इसमें क्या किया जाता है? किसी भी आंकड़े को, किसी भी डेटा को, किसी भी चीज को, मतलब कोई भी डेटा हो सकता है, वो फोटो के रूप में हो सकता है, वो वीडियो के रूप में हो सकता है, कुछ भी डेटा है, वो डेटा पहले प्रकाश में यानी कि लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। यानी ये डिवाइस उस डेटा को पहले प्रकाश में कन्वर्ट करती है। ये प्रकाश जो है इस एलईडी बल्ब के द्वारा
निकाला जाता है, यानी कि इल्यूमिनेट किया जाता है। अब ये एलईडी बल्ब से ये प्रकाश निकलता है, सीधी रेखा में जाता है और यहां पर जो दूसरी लाइफाई डिवाइस है उसके पास क्या होता है, रिसीवर होता है। ठीक है, वो इस लाइट को क्या करती है, रिसीव करती है और फिर उस प्रकाश को यानी उस लाइट को फिर से किस में कन्वर्ट कर देती है, डेटा में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अभी तक जो बच्चों हम लोगों ने ब्लूटूथ देखा, जो हम लोगों ने वाईफाई देखा, जो हम लोगों ने वाईमैक्स देखा, वहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो रेडियो तरंगों के द्वारा हो रहा था। याद रखिएगा, उसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो रेडियो तरंगों के द्वारा हो रहा था। लेकिन यहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, प्रकाश तरंगों के माध्यम से हो रहा है, लाइट रेस के माध्यम से हो रहा है, जिसमें डेटा को पहले प्रकाश में और फिर उस प्रकाश को एलईडी बल्ब के द्वारा इमिट किया जाता है। दूसरी डिवाइस जो कि लाइफाई डिवाइस होती है वो उसे रिसीव करके उस प्रकाश को जो रिसीव करती है उसे डेटा में कन्वर्ट कर देती है। अब बात होती है कि सर ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ सर, बहुत जबरदस्त चीज है। अब इसकी अगर मैं बात करूं कि ये सर अब क्योंकि अभी नई डेवलप हो रही है, नई ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, तो अगर मैं बात करूं कि सर इसकी क्योंकि लाइट की स्पीड से जा रही है, तो क्या सर ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी या क्या इसकी खास बात है? तो खास बात इसकी ये है कि ये जो डेटा ट्रांसफर करेगी वो लगभग माना जा रहा है 227 जीबीपीएस के हिसाब से डेटा ट्रांसफर करेगी। जरा सोचिए, वो सब 1 जीबीपीएस के हिसाब से डेटा ट्रांसफर कर रही थी, ये 227 जीबीपीएस की स्पीड से इसकी जो स्पीड होगी वो 227 जीबीपीएस के करीब होगी। लेकिन इसकी एक समस्या यह है कि ये एक लिमिटेशन में होगी। मतलब एक कमरे के अंदर, जैसे वाईफाई है तो एक कमरे के अंदर आपका वाईफाई लगा होगा तो इससे निकलने वाली जो रेडियो तरंगें होती हैं वो दूसरे कमरों तक भी पहुंच जाती हैं और वहां पर भी आप मोबाइल या अपने जो भी डिवाइसेस हैं उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्रकाश तरंगें सीधी रेखा में चलती हैं, अगर बीच में कोई खड़ा हो जाएगा, बीच में कोई दीवार आ जाएगी तो ये जो है कम्युनिकेशन बंद कर देगी, यानी कि प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और फाइनली कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक समस्या इसके साथ है, लेकिन फिर भी ये अभी धीरे धीरे डेवलप की जा रही है, तो फ्यूचर में इन समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है। तो सबसे खूबसूरत बात इसकी क्या है, स्पीड की बात है। और दूसरी जो इस वाईफाई की सबसे खूबसूरत बात है कि याद रखिएगा, जो वाईफाई होता है ब्लूटूथ होता है, इन सब में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है और रेडियो तरंगों कुछ ऐसी जगह होती है, रिस्ट्रिक्टेड जगह, जहां पर उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर, क्योंकि उसमें से निकलने वाली जो रेडियो तरंगें होती हैं वो हमारे आईसीयू के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा जहाजों के अंदर, क्योंकि जहाज के जो पायलट्स होते हैं वो अपने जमीन से जो संपर्क स्थापित करते हैं रेडियो तरंगों के माध्यम से करते हैं, तो आप वहां पर वाईफाई यानी अपना पर्सनल वाईफाई, जो वहां का यात्री होता है वो अपना पर्सनल वाईफाई या अपना जो है इंटरनेट नहीं ओपन कर सकता है। इसी वजह से जब आप जहाज में बैठते हैं तो जहाज में बैठने से जब बैठेंगे तो जहाज में कहा जाता है कि आप अपना फोन या तो स्विच ऑफ कर लें या उस फोन को फ्लाइट मोड में डाल दें। तो ये जो फ्लाइट मोड आया है आपके फोन के अंदर बच्चों, ये उसी से आया है कि आप जब मोबाइल फोन लेकर किसी जहाज की यात्रा करें तो आप फ्लाइट मोड ऑन कर लें, जिससे कि ये रेडियो कम्युनिकेशन, ये रेडियो तरंगे जो आपके फोन से निकलती हैं ये बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? क्योंकि जब हमारा जो जहाज का पायलट जमीन पर बात करता है, अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करता है, तो रेडियो तरंगों के माध्यम से करता है, और अगर आपका फोन ऑन रहा तो आपके फोन से निकलने वाली रेडियो तरंगे उनके इस कम्युनिकेशन को बाधित कर देंगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो अपना रास्ता भटक जाए, सही से कम्युनिकेट ना कर पाए और हो सकता है कोई दुर्घटना का कारण बन जाए। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आप अपने रेडियो, यानी जो यात्री यात्रा कर रहे हैं वो अपने रेडियो कम्युनिकेशन को स्टॉप कर लें, रोक दें, या तो स्विच ऑफ कर लें या तो उसको फ्लाइट मोड में लगा लें। इसी वजह फ्लाइट मोड में लगा लें, जिससे कि किसी भी तरीके का जो पायलट है और उसके जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो नीचे बैठा हुआ है एयरपोर्ट पर, उसके बीच में कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जो जहाजें जीपीएस के माध्यम से उड़ान भर रही हैं, ये जीपीएस जो है वो ऊपर रेडियो तरंगों के माध्यम से ही कम्युनिकेट हो रहा है, वो अपने रास्ते को पहचानते हुए जहाजें जा रही हैं, तो वो भी डिस्टर्ब ना होने पाए। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया आप जो है वो अपना फोन जो है वो उस पर डाल लीजिए, आपके फ्लाइट मोड में डाल लीजिए। तो वहां पर हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, नॉर्मल वाईफाई यूज नहीं कर सकते जहाजों के अंदर। इसके अलावा
जहां पर न्यूक्लियर न्यूक्लियर आपके कह सकते हैं कि जहां जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी जहां पे प्रोड्यूस की जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, वहां पर भी आप वाईफाई या इस तरीके के रेडियो नेटवर्क का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी डिवाइसेस का डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है। तो जैसे आपका आईसीयू है, साथ ही साथ आपके जहाज है, इसके अलावा जो आपका ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहां पर आप वाईफाई या रेडियो नेटवर्क का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वहां पर सबसे फायदेमंद बात यह है कि आप लाइफाई का उपयोग कर सकते हैं। प्रकाश तरंगों से चलने वाले इस नेटवर्क इस सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं और वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी या डेटा ट्रांसफर की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो ये इसकी खास बात है, लाइफाई की खास बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि लाइफाई कहां पर और कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों ये जो लाइफाई है, इसका कॉन्सेप्ट जो है, एक वैज्ञानिक है और साथ ही साथ बिजनेसमैन है, हेराल्ड हास, उन्होंने सबसे पहले दिया था। उनकी एक कंपनी है, उसका नाम है प्योर लाइफाई। क्या नाम है इस कंपनी का? प्योर लाइफाई उसका नाम है। तो ये जो प्योर लाइफाई नाम की कंपनी है, इसी ने सबसे पहली डिवाइस बनाई है लाइफाई की, जिसको मार्केट में अभी उतारा नहीं है, लेकिन उसको एग्जिबिट किया गया है, उसका एग्जीबिशन किया गया है, लोगों को बताया गया है कि ऐसी कोई लाइफाई डिवाइस होगी जिसकी मदद से ये लाइफाई की फैसिलिटी जो है वो कस्टमर्स को दी जाएगी। तो ये पहली डिवाइस है, लाइफाई डिवाइस है, जिसे प्योर लाइफाई कंपनी ने बनाया है, जो हेराल्ड हास की कंपनी है। फिर इसके बाद बच्चों बात करते हैं, इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए एक सिस्टम है एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसे क्या कहा जाता है एनएफसी को बच्चों? एनएफसी को बोला जाता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या कहा जाता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसका फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी। ये एनएफसी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा आपके फोन के अंदर होता है, फोन के अंदर होता है। और इस फोन के अंदर होता क्या है कि फोन के अंदर एनएफसी इनेबल्ड आपका फोन अगर है, अगर आपने अभी अभी हाल फिलहाल अपडेट किया है साल 2 साल में, तो आपके फोन में ये स्मार्टफोन जो होते हैं उनके अंदर ये एनएफसी होता है। एक बार एनएफसी इनेबल्ड करने के बाद क्या होता है कि आप किसी भी डिवाइस के अंदर को अगर एनएफसी है और आपके डिवाइस के अंदर भी एनएफसी है, तो अगर दोनों डिवाइसेस आप करीब लाते हैं या एक दूसरे के बेहद करीब लाकर उसको जोड़ देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, एक दूसरे से पासकोड मांगेगी, पासवर्ड मांगेगी। आप पासवर्ड जो है वो मतलब कर दीजिए, मतलब डायल कर दीजिए। फाइनली दोनों डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि आप अपना डेटा इनमें या ये अपना डेटा आप में ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन कि इसकी मदद से जो है पैसे की भी लेन देन की जा सकती है और की जाती है। इसके अलावा फोटो है, वीडियो है, या किसी भी चीज को आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सर इसमें कौन सी खास बात है? ये ऐसा तो ब्लूटूथ भी हो रहा था, ऐसा तो वाईफाई भी हो रहा था, तो इसमें क्या खास बात है? बहुत खास बात है बच्चों, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। असल में जो भी ब्लूटूथ है या फिर इस तरीके की जो डिवाइसेस हैं, उनमें दिक्कत क्या होती है कि वो बहुत दूरी से कनेक्ट हो जाती हैं, कम से कम 10 मीटर की दूरी से कनेक्ट हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हैकर्स होते हैं वो आसानी से आपकी डिवाइस अगर कभी खुली रह गई, मान लीजिए आपने ईयरबड्स लगाए हुए हैं लेकिन ईयरबड्स बंद हो गए और आपका ब्लूटूथ ऑन रह गया, तो ऐसी कंडीशन में जो हैकर्स होते हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, किसी पार्क में बैठे हुए हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए, वहां पर बैठा हुआ हैकर जो है वो आपके ब्लूटूथ से अगर आपका ब्लूटूथ ऑन रह गया तो आसानी से कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होकर आपके फोन के अंदर घुसकर वो आपके जितने भी डेटा होते हैं उसको जो है चुरा सकता है, उसको आपके फोन को लॉक कर सकता है, आपके फोन को हैक कर सकता है। लेकिन अगर आप एनएफसी का यूज करते हैं तो एनएफसी का फायदा क्या है? मैंने क्या बताया? एनएफसी तभी इनेबल्ड होता है बच्चों, एनएफसी तभी इनेबल्ड होता है जब कम से कम दूरी जो है वो दोनों डिवाइसेस की 4 सेंटीमीटर के करीब हो। तो 4 सेंटीमीटर या उससे करीब ही जब डिवाइस को, दोनों डिवाइसेस को लाया जाएगा, तभी ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे में डेटा को ट्रांसफर कर सकती हैं। तो इससे फायदा यह होगा कि आप ये बहुत दूरी से कनेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि आप बेहद करीब से इसको कनेक्ट ना करें। तो अगर किसी को आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो एक दूसरे के करीब लाना पड़ेगा और फिर क्या होगा कि आप एक दूसरे में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब भाई आप अपनी फोन को उसी इंसान के करीब लाएंगे जिसको आप जानते होंगे, पहचानते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हैकर आके कहेगा लाओ हम दोनों लोग हम लोग जो है वो मोबाइल आपस में सटा लेते हैं और फिर मैं आपका हैक कर लूं। ऐसा तो ना वो कहने वाला है, ना आप उसकी बात मानने वाले हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसकी खास बात क्या होती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन की, कि आप इससे कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे वगैरह सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं
और खास बात इसकी क्या होती है बच्चों, इसकी खास बात ये होती है कि इसको हैक कर पाना बहुत 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 मुश्किल होता है, क्योंकि ये बेहद करीब आने पर, बहुत ही ज्यादा नजदीक लाने पर ही कनेक्ट होती है। दूर से इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, दूर से इसे हैक नहीं किया जा सकता है। बाकी काम वही कर रही है, काम वही कर रही है, लेकिन ये हैकिंग से इसकी जो बचत है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एनएफसी की मदद से आजकल कोई भी आईडी कार्ड में एनएफसी यूज किया जा रहा है, टिकट करने में एनएफसी यूज किया जा रहा है, किसी भी ऑफिस में टाइम और अटेंडेंस के लिए एनएफसी का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा आप लोग अगर होटल वगैरह में जाएं तो आपका जो कार्ड, अब की नहीं दी जाती है बल्कि कार्ड दिया जाता है, वो कार्ड एनएफसी इनेबल्ड होता है। आप अपने होटल में जाकर उस वहां पे एक डिवाइस बनी होती है, उससे चिपका दीजिए, वो तुरंत दरवाजा आपका खुल जाएगा। इसके अलावा जो है वो आपका कैशलेस पेमेंट करने में इसका यूज किया जा रहा है। तो हर जगह एनएफसी का आजकल यूज हो रहा है, क्योंकि ये काफी सेफ है और काफी बच्चों क्या है, सिक्योर है। ठीक है, सिक्योर है। इसके बाद आ जाता है बच्चों एक बेसिक आरएफआईडी सिस्टम। आरएफआईडी सिस्टम बच्चों का, आरएफआईडी का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आरएफआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आप लोग कभी मॉल गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मॉल में जाकर आपने देखा होगा कि आपके अगर कोई भी चीज आप मॉल के अंदर खरीदते हैं, तो उस जो भी चीज आप मॉल के अंदर खरीदेंगे, मान लीजिए ये डिब्बा है किसी भी चीज का, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है या कुछ भी हो सकता है, तो आपने देखा होगा वहां पर एक व्हाइट कलर का एक पैच लगा होता है, और उस पैच को अगर थोड़ा सा दबाइए, वो सफेद कलर का पैच होता है, उसको अगर थोड़ा सा आप दबाइए तो फाइनली क्या होता है, लगता है कि इसके अंदर कोई चिप वगैरह है क्या। हाँ बिल्कुल, उसी के अंदर चिप मौजूद होती है। और ये जो सफेद कलर का पैच होता है, जैसे लगता है बैंडेड की तरह से ये होता है, चौकोर होता है, और ये सफेद कलर का पैच होता है, बीच में इसके अंदर चिप छुपी होती है। और इस चिप के अंदर बच्चों, इस जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं, कब बना, कितने इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब इसे कब कहां से ये आया, ठीक है, इसका प्राइस क्या है, इस पर डिस्काउंट क्या है, सारी चीजें बनी होती हैं। ठीक है, तो जब आप इस प्रोडक्ट को लाकर अपने कस्टमर डेस्क उस पर रखते हो, जहां पर आप बिल कराना चाहते हो, बिल वाले डेस्क पर रखते हो, तो वहीं पर क्या होता है कि वो जो आपका जो पेमेंट ले रहा होता है, यानी कि जो आपसे पेमेंट ले रहा होता है, आपका पैसे ले रहा होता है और उसका बिल काट रहा होता है, वो इस तरीके की डिवाइस को लेता है, आरएफआईडी रीडर कहते हैं, आपने देखा होगा आरएफआईडी रीडर। और वो क्या करता है, उसी व्हाइट कलर के पैच पर क्या होता है, स्कैन करता है। जैसे स्कैन करता है तो इसकी चिप से में जो भी डेटा होता है वो स्कैन हो जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से इसको स्कैन कर लिया जाता है, रेडियो तरंगों के माध्यम से इसको स्कैन कर लिया जाता है। ये जो चिप लगी होती है आपके इस प्रोडक्ट पर, और उसको स्कैन किया जाता है, और उसको स्कैन जब करता है ये आरएफआईडी रीडर, तो ये डेटा चला जाता है कहां पर, आपके उसके कंप्यूटर पर, और उसके कंप्यूटर पर उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये कब बना, कब खरीदा गया, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, कब जो है वो कितने रुपए का है, कितना इस पर डिस्काउंट है, वो सारा डेटा इसके कंप्यूटर पर आ जाता है। फिर वो उसी हिसाब से आपका बिल काट देता है और फिर आपको पेमेंट कर देता है, और लास्ट में आपने देखा होगा ये व्हाइट कलर का पैच फाड़ देता है, जिससे कि आगे आप जब जाएं, आगे जब वहां पे अपने उस स्टोर को पास करें, तो किसी भी तरीके का वहां पर कोई सायरन वगैरह ना बचे कि आप चोरी करके ले जा रहे हैं, तो इसे फाड़ दिया जाता है, इसका चिप नष्ट कर दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम आपने जरूर देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे ही आरएफआईडी कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आजकल हर जगह किसी भी जगह पे प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए, इवन की आरएफआईडी का उपयोग जो है वो लोगों को ट्रैक करने के लिए, उनके बॉडी के अंदर कोई भी अगर अपराधी वगैरह है तो क्या होता है, उसकी बॉडी में आरएफआईडी टैग बांध दिया जाता है। अगर मान लो वो बेल पर बाहर आया है तो आरएफआईडी टैग बांध दिया जाता है, जिससे उसको ट्रैक किया जा सकता है वो कहां कहां जा रहा है। इवन की सेना के आजकल हथियारों को में भी आरएफआईडी टैग लगाया जा रहा है, जिससे कि सेना के हथियारों का मिसयूज ना हो पाए, तो उसके लिए भी आरएफआईडी टैग सेना के हथियारों पर लगा दिया जाता है, और उसको ट्रैक किया जा सकता है कि कहीं पर किसी दूसरी जगह पर तो ऐसा नहीं है कि इसके हथियार यूज हो रहे हैं या कोई चोरी करके ले जा रहा है, तो कहां पर ले जा रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए आजकल आरएफआईडी टैग जो है सेना के हथियारों में, गोला बारूदों पर भी इसका उपयोग किया जा रहा है। आरएफआईडी का एक बेहतर एग्जाम्पल
एग्जांपल और भी है जो आप लोगों ने गाड़ियों में देखा है। गाड़ियों में जो ये फास्टैग होता है ना, फास्टैग जिससे कि आपका जो है वो टोल टैक्स करता है, तो वो भी एक आरएफआईडी का उदाहरण होता है। आरएफआईडी जो आपके कार के ऊपर जो एक पतली सी स्लिप चिपकी हुई होती है, उसी के नीचे जो है वो एक चिप लगी होती है और उस चिप के अंदर आपकी गाड़ी की और आपके टोल टैक्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसको इंफॉर्मेशन को जो है वो स्कैन करके आरएफआईडी रीडर और आपके बिल को काट देता है, टोल टैक्स को काट देता है। तो ये सब आरएफआईडी है, ठीक है, आरएफआईडी के उदाहरण है। तो हर जगह इस आरएफआईडी का बच्चों यूज किया जा रहा है और बहुत ही बेहतर तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये बच्चों हो गया आरएफआईडी की बात यहां पर मैंने करी। इसके बाद बच्चों इस कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिनकी मदद से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, इनको जानने के बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा मोबाइल नेटवर्किंग के बारे में। मोबाइल नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिनमें एक पहला आता है एलटीई और वो एलटीई टेक्नोलॉजी। एलटीई टेक्नोलॉजी क्या होती है? एलटीई टेक्नोलॉजी का बच्चों मतलब होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। एलटीई टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कहा जाता है। यह मोबाइल टेक्नोलॉजी है बच्चों और इसकी मदद से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जो है वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल बातचीत करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में दो तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, एक एलटीई यूज की जाती है और दूसरी वो एलटीई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। वो एलटीई वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म तो एलटीई टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और वो एलटीई टेक्नोलॉजी का नाम का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब एलटीई और वो एलटीई पहले आती थी, अब ज्यादातर जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो एलटीई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती हैं। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है। अब एलटीई और वो एलटीई में बेसिक फर्क क्या था? अभी जो आपके फोन आ रहे हैं वो ज्यादातर वो एलटीई वाले आ रहे हैं, पहले क्या आते थे? एलटीई टेक्नोलॉजी पर आते थे। अब एलटीई वो एलटीई के बेसिक फर्क क्या होता है बच्चों? कि सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि एलटीई टेक्नोलॉजी जब आपके फोन में होती है तो इसकी मदद से आप जो है वो मात्र एक समय पर एक काम कर सकते हैं। यानी या तो आप फोन का उपयोग कर सकते हैं, फोन पर किसी की बात कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, या इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। यानी एक समय पर एक काम कर सकते हैं, या तो फोन पर बात कर सकते हैं, फोन पर बात करते रहेंगे तो इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और अगर इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो फोन पर बात नहीं कर सकते हैं। यानी एक समय पर एक ही काम कर सकते हैं, या तो फोन को यूज कर सकते हैं या इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, इसको एयरटेल लेकर आई थी। लेकिन बाद में थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई जिसको जियो लेकर आई, जियो कंपनी लेकर आई, और ये है वो एलटीई वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसमें क्या हुआ कि अगर आपको फोन पर बात करनी है या इंटरनेट का उपयोग करना है तो कोई बाधा नहीं है, आप एक साथ दोनों चीजों का उपयोग एक साथ क्या कर सकते हैं? दोनों चीजों का उपयोग कर सकते हैं। आप फोन पर बात भी कर सकते हैं, इंटरनेट पर कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, इंटरनेट पर कनेक्शन भी बना सकते हैं। मतलब एक साथ, अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो एक समय आप फोन पर किसी से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ आप ईयरबड्स लगाकर फोन पर किसी से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग भी किसी से कर रहे हैं। तो ये जो काम हो पाया है, एक साथ इंटरनेट का यूज करना और उसी समय बात कर पाना, ये पॉसिबल हो पाया है किस टेक्नोलॉजी की मदद से? इसे वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन या वो एलटीई टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरा फर्क यह होता है कि अगर इसमें वीडियो कॉल करनी है, अगर आपको बच्चों इसके अंदर वीडियो कॉल करनी है, ठीक है, वीडियो कॉल करनी है, तो वीडियो कॉल करने के लिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यानी कि जो एलटीई टेक्नोलॉजी है इसमें अगर आपको वीडियो कॉल करनी है तो इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का मतलब यह होता है कि आप या तो फेसबुक के जरिए वीडियो कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल कर सकते हैं, या आईएमओ के द्वारा वीडियो कॉल कर सकते हैं अगर आप एलटीई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जबकि यहां पर जो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है, इसमें जो बात करने के लिए आप डायरेक्ट जो है विदाउट एनी थर्ड पार्टी का आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन विदाउट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, ठीक है, विदाउट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के मतलब आप डायरेक्ट जो है वो नेटवर्क से नेटवर्क कॉल कर सकते हैं। जियो फोन से जियो फोन पर डायरेक्ट फोन वीडियो कॉल करके आप बात
एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क से नेटवर्क डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जो कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत होती है। तो बेसिक फर्क इन टेक्नोलॉजीज के बीच में LTE और वो LTE में ये दोनों थे जिसके बारे में मैंने बच्चों बताया। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट की दुनिया और साथ ही साथ इस वक्त मोबाइल नेटवर्किंग की जो दुनिया है उसमें कई जनरेशन आ चुकी हैं। तो मोबाइल नेटवर्किंग की जो इस दुनिया में जो नई जनरेशन, नई पीढ़ियां, नए बदलाव हुए हैं उन्हें हम जी के नाम से जानते हैं। जी फॉर आ जाता है जेनरेशन के नाम से जानते हैं। तो पहले 1G 2G रहा, लेकिन जो सबसे मॉडर्न मोबाइल नेटवर्किंग आई, मोबाइल टेलीफोनी आई, मोबाइल इंटरनेट आया, वो जो मॉडर्न मोबाइल टेलीफोनी, मोबाइल नेटवर्किंग आई, वो उसकी शुरुआत हुई 3G से। 3G जिसका डिप्लॉयमेंट पूरी दुनिया में 2004 और 5 के बीच में हुआ, फिर इसके बाद हुआ। और इसमें जो बैंडविड्थ मिलती थी, यानी इसमें जो इंटरनेट आप यूज कर सकते थे, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती थी वो 2 Mbps के करीब होती थी। मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड जो आपको मिलती थी वो 2 Mbps के करीब होती थी। इसके अलावा इसमें लेटेंसी रेट काफी ज्यादा होता था, यानी दो डिवाइसेस के आपस में कनेक्ट होने में समय ज्यादा लगता था, लेटेंसी रेट ज्यादा होता था, 100 से 500 मिलीसेकंड के करीब होता था। और एवरेज स्पीड जो आपको इंटरनेट की मिलती थी वो 144 kbps के करीब मिलती थी। तो मतलब यह बच्चों की मोबाइल टेलीफोनी या मोबाइल इंटरनेट का जो एक जनरेशन थी जिसे 3G के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें ये सब स्पेसिफिकेशन मौजूद थे। फिर थर्ड जनरेशन से फिर हम लोग आगे बढ़े, हमने मॉडर्नाइज किया, हमने जो है अपने आप को जो है और उन्नत किया और हम 4G जनरेशन में आ गए। 4G जनरेशन में आ गए, यानी 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन, यानी कि चौथी पीढ़ी। तो मोबाइल या टेलीफोनी की जो चौथी पीढ़ी थी, फोर्थ जनरेशन थी, इसकी शुरुआत 2006 से 10 के बीच में हुई। इंडिया में थोड़ा लेट आई, इंडिया में 2014 के करीब ये आई। और इसमें जो है बैंडविड्थ, यानी कि बैंडविड्थ का मतलब होता है मैक्सिमम स्पीड, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम जो स्पीड इंटरनेट की थी वो 200 Mbps के करीब थी। इसके अलावा इसमें जो लेटेंसी रेट कंपैरेटिवली 3G से थोड़ा सा कम हुआ। फाइनली 20 से 30 मिलीसेकंड के अंदर दो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती थी, ठीक है। और जो एवरेज इंटरनेट स्पीड इसके अंदर 4G के अंदर हमें मिली वो 25 Mbps के करीब मिली, एवरेज जो स्पीड मानी जाए। वैसे तो मैक्सिमम इसमें जो बैंडविड्थ थी वो कितनी थी, 200 Mbps के करीब थी बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इसी में फिर हम लोगों ने इसी 4G में ही हम लोगों ने डायरेक्ट जो है वो कह सकते हैं कि इंटरनेट के जरिए ही वीडियो उसमें लाइव टेलीकास्ट मैचेस का देखना शुरू किया, इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉल शुरू हुई। बहुत सारी चीजें इस 4G ने दिया, जो ऑनलाइन गेम्स खेलने जाने शुरू हुए, ठीक है। बहुत सारी चीजें इस 4G ने दिया, क्योंकि इसमें जो हमारी बैंडविड्थ थी वो काफी ज्यादा थी और कम से कम एवरेज स्पीड भी ठीक ठाक थी। फिर उसके बाद 4G यानी कि चौथी पीढ़ी इंटरनेट वो मोबाइल टेलीफोनी की जो मॉडर्नाइज हुई, थोड़ा उन्नत हुई, तो 5G आजकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 2020 से हुई और इसमें क्या है, जो बैंडविड्थ है वो 1 Gbps के करीब माना जाता है। मैक्सिमम जो स्पीड है वो 1 Gbps के करीब मानी जाती है, लेकिन अब इस 5G की जो ये बैंडविड्थ है वो थोड़ा बढ़ाई जा रही है, ठीक है, बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ जो लेटेंसी रेट है, यानी कि जो दो डिवाइसेस में कनेक्ट होने का जो रेट है, टाइम है, वो भी कम हुआ है, 10 मिलीसेकंड के करीब हुआ है। और इसकी जो एवरेज स्पीड हम लोगों को इस वक्त 5G की मिल रही है वो 200 से लेकर 400 Mbps तक मिल रही है। तो ये फिफ्थ जनरेशन यानी इंटरनेट, हमारे इंटरनेट या मोबाइल टेलीफोनी की ये पांचवी पीढ़ी की हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं। तो ये हमारे 3G 4G और 5G में ये डिफरेंस है, बैंडविड्थ में, साथ ही साथ लेटेंसी रेट में, इन सब में डिफरेंसेस मैंने आपको बताए। होप कि बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों की, देखिए याद रखिएगा कि किसी भी इंटरनेट को इंटरनेट प्रोवाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, मैं जो आपको आगे बात बताने जा रहा हूं कि इंटरनेट प्रोवाइड करने के दो तरीके आपके सबसे बेहतर तरीके हो सकते हैं इंटरनेट प्रोवाइड करने के। पहला हो सकता है संचार उपग्रह। संचार उपग्रहों के माध्यम से, यानी कि आप धरती के ऊपर संचार उपग्रहों को भेजें और संचार उपग्रहों को भेजकर धरती पर जो है इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करें, क्योंकि इंटरनेट तो अब सबके लिए चीजों के लिए जरूरी है। दुनिया में कोई भी काम हो रहा है बिना इंटरनेट के पॉसिबल ही नहीं है। तो इंटरनेट प्रोवाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक संचार उपग्रहों द्वारा दिया जाने वाला इंटरनेट, लेकिन संचार उपग्रहों
उपभोक्ताओं द्वारा दिया जाने वाला जो इंटरनेट है वो काफी महंगा होता है, क्योंकि हर देश के पास वो फैसिलिटीज नहीं है कि वो संचार उपग्रहों को भेजें, उनका रख रखाव करें, उनको बनाएं, उनको लॉन्च करें, क्योंकि ये काफी महंगा सौदा होता है। तो एक सस्ता और बेहतरीन तरीका भी है इंटरनेट पूरी दुनिया में फैलाने का, और उसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकल फाइबर के नाम से उसे जाना जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के नाम से उसे बच्चों जाना जाता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसे ओएफ कहा जाता है, इसी ऑप्टिकल फाइबर की मदद से आज पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, गरीब देशों में, अमीर देशों में, हर जगह जो है इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का कनेक्शन दिया जा रहा है। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का कनेक्शन दिया जा रहा है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे सवाल उठा रहे होंगे सर, मतलब सोच रहे होंगे आप लोगों को, मैं आपकी सोच समझ जाता हूं कि सर ये ब्रॉडबैंड क्या होता है। देखो बच्चों, जब एक इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा आप अपने मोबाइल फोन को भी यूज कर पाओ, आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट भी यूज कर पाओ, उसमें वीडियो भी देख पाओ, आपकी टीवी भी उसी इंटरनेट कनेक्शन से चले, आपके घर की और भी डिवाइसेस जो जिनको इंटरनेट की जरूरत है वो भी उसी से चले, तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहते हैं। तो ब्रॉडबैंड एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसकी मदद से आपके घरों की मैक्सिमम डिवाइसेस जिनको इंटरनेट की जरूरत है वो काम करें, तो उसे हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं। तो ब्रॉडबैंड सुविधा देने के लिए, ठीक है, ब्रॉडबैंड सुविधा देने के लिए हम संचार उपग्रहों का उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा तरीका अपना सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स का। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं सस्ता तरीका है, शानदार तरीका है, एक साथ बहुत सारे लोगों को इस इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। यानी एक केबल अगर आपने किसी गांव में से गुजार दी तो पूरा का पूरा गांव या पूरा का पूरा एरिया जो है उस एक ऑप्टिकल फाइबर के एक जो है वो उससे कनेक्ट हो सकता है। ये इसका फायदा होता है। इसके अलावा ये किसी भी टेम्परेचर पर काम कर सकता है। अगर आप लद्दाख में इसको गुजार रहे हैं तो वहां पर भी काम करेगा, आप किसी गर्म प्रदेशों में, गर्म देशों से गुजार दें, ठीक है, वहां पर ये भी काम करेगा। इसको समुद्र से गुजार दें तो वहां पर भी ये काम करेगा। तो किसी भी कंडीशन में इस ऑप्टिकल फाइबर की मदद से आप संचार मतलब इंटरनेट की सुविधाएं, ब्रॉडबैंड की सुविधाएं दे सकते हैं। तो एक तो ये सस्ता होता है, सस्ता इसलिए होता है क्योंकि इसका जो कॉस्ट होती है, इसको बनाने की जो कॉस्ट होती है, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ये जो पूरा का पूरी केबल्स होती हैं, इनको बनाने का कॉस्ट काफी कम आती है क्योंकि ये शीशे से या फिर फाइबर से बनती हैं, और ये शीशा और फाइबर जो होता है वो इसका कच्चा माल वो काफी सस्ता होता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं ये बनाना सस्ता होता है, ठीक है, इन ऑप्टिकल फाइबर को बनाना सस्ता होता है। किसी भी टेम्परेचर कहीं से भी इनको गुजारा जा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऊर्जा क्षय यानी एनर्जी लॉस इसमें बहुत कम होता है, बहुत कम देख रेख की जरूरत होती है। तो ये सब फायदे होते हैं किसके? ऑप्टिकल फाइबर से। इसी वजह से पूरी दुनिया में, इवन की गरीब देशों में भी ऑप्टिकल फाइबर यानी कि इस प्रकाशीय तंतुओं के द्वारा पूरी दुनिया में जो है वो इंटरनेट देने की कोशिश की जा रही है। तो ऑप्टिकल फाइबर को बच्चों देखें तो ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर एक परत होती है जिसे क्लैडिंग कहते हैं, बीच में जो है वो परत होती है जिसे कोर कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि जो भी डेटा होता है उसको सबसे पहले प्रकाश में बदला जाता है, और प्रकाश में बदलकर ये जो कोर होता है यानी ये जो केबल है, इस केबल के कोर के अंदर, ठीक है, कोर के अंदर, ये जो कोर आपको येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है, इसी कोर के अंदर से इस लाइट को गुजारा जाता है जो जिग जैग करते हुए पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी प्रकाश का एक फेनोमेना होता है जिसे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उस पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परावर्तन के नियमों के अनुसार, उन पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो एक फेनोमेना है उसके अनुसार, ये जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियमों के अनुसार, उनके उस फेनोमेना के अनुसार, ये जो प्रकाश होता है, जो डेटा को प्रकाश में बदलकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हुए ये प्रकाश जो है इस कोर के माध्यम से, इस केबल के जो बीच वाला पार्ट होता है जिसे कोर कहते हैं, उसके माध्यम से जिग जैग करते हुए ये आगे बढ़ता है, ये प्रकाश, और जिग जैग करते हुए आगे बढ़ता है, और फिर ये प्रकाश दूसरे एंड पर पहुंच जाता है जहां पर एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसे हम लोग राउटर कहते हैं। उसी राउटर में ये कनेक्ट होता
है और फिर वो राउटर क्या करता है, इस प्रकाश को फिर रेडियो तरंगों में परिवर्तित कर देता है और पूरे घर में फैला देता है। तो आपके घरों में इस वक्त ज्यादातर लोगों के घर में इसी तरीके से इंटरनेट पहुंच रहा है। आप देखिएगा वो जो राउटर होता है, वाईफाई बॉक्स लगा होता है, राउटर होता है, उसके पीछे एक ब्लैक कलर की केबल जाती है। उस ब्लैक कलर की केबल को कभी बुरा आप किसी चीज से छील कर देखें, उसको अलग करके देखें, तो बीच में एक फाइबर आपको दिखाई पड़ेगा जो कि ग्लास का बना होता है या फाइबर का बना होता है। तो उस वही कोर होता है और उसी कोर के अंदर कहीं दूसरी जगह से डेटा को, रेडियो तरंगों को या डेटा को प्रकाश में बदलकर उसी कोर, उसी फाइबर के जरिए जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो फेनोमेना है उसके अनुसार जो है ये जिगजैग करते हुए पहुंचता है, फिर आपकी डिवाइस में जाकर उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। डिवाइस उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है और उस प्रकाश को क्या करती है, रेडियो तरंगों में परिवर्तित करके इंटरनेट को आपके पूरे घर में फैला देती है। फिर आप मोबाइल द्वारा उस रेडियो तरंगों को वाईफाई के जरिए आप उस रेडियो तरंगों से जुड़ जाते हैं और इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है बच्चों, ये ऑप्टिकल फाइबर है। और ऑप्टिकल फाइबर में कभी आपसे पूछा जाए कि ये प्रकाश के किन नियमों पर काम करता है, तो आप बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियमों पर यह काम करता है। तो इस तरीके से होता है डेटा प्रकाश में, प्रकाश जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियमों को फॉलो करते हुए, जिगजैग करते हुए उस केबल के बीचों बीच से गुजरता है जिसे हम लोग कोर कहते हैं। और फिर ये जब बाहर निकलता है तो वो एक मशीन होती है जिसे राउटर कहते हैं, उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है और प्रकाश को वो फिर रेडियो तरंगों में बदलकर उसे पूरे कमरे में या जहां पर भी होता है वहां पर इसको स्प्रेड कर दिया जाता है। भारत में बच्चों इस पर काम जो किया जा रहा है, भारत क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको कि भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री है, एक विकासशील देश है, यहां पर भी हम लोग संचार उपग्रह तो खूब भेज रहे हैं, लेकिन संचार उपग्रहों के साथ में हम लोग प्रकाशीय तंतुओं का भी उपयोग कर रहे हैं ब्रॉडबैंड की सुविधा गांवों तक पहुंचाने के लिए। इसलिए भारत में बच्चों इस पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है NOFN। NOFN का मतलब होता है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग, या उसे हम लोगों ने अब नाम दिया है भारत नेट परियोजना। क्या नाम दिया है बच्चों? भारत नेट परियोजना। तो इसका टेक्निकल नेम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग और भारत नेट परियोजना का नाम दिया है। अब ये जो भारत नेट परियोजना है, इसका जो एम है, इसका जो लक्ष्य क्या है कि भारत में माना जाता है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, तो भारत में जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत है उनको हम क्या करें कि इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करें। कम से कम 2 MBPS से लेकर 10 MBPS तक की सुविधा इंटरनेट या ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लोग प्रोवाइड करें। तो ऐसा हमारा लक्ष्य है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने का लक्ष्य है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 2 MBPS से लेकर 10 MBPS तक का ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करने का हमारा लक्ष्य है। किसके द्वारा? भारत नेट परियोजना के द्वारा। तो ऐसी भारत नेट परियोजना जो है भारत में जो है वो काम कर रही है। देश भर में हर जगह जो है इस तरीके के आपके ऑप्टिकल फाइबर की नेटवर्किंग की जा रही है। गांवों को, पूरे देश के सारे गांवों को, ग्राम पंचायतों को इस तरीके के इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है, घरों घरों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है और वहां पर इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, तो इस परियोजना का नाम याद रखिएगा, नाम है बच्चों भारत नेट परियोजना और लगभग माना जा रहा है ये पूर्ण होने के करीब है। भारत में 2 लाख के करीब जो ग्राम पंचायतें हैं वो ऑलरेडी जो है इस भारत नेट परियोजना का लाभ उठा रही हैं और इससे जो है वो कनेक्ट हो चुकी हैं, इससे काफी हद तक कनेक्ट हो चुकी हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं बच्चों वेब की। ठीक है, वेब के बारे में बात करते हैं। वेब की बात अगर की जाए तो वेब का मतलब होता है बच्चों, ये आजकल काफी चर्चा में है, वेब 1.0, फिर उसके बाद वेब 2.0, वेब 3.0, ये काफी चर्चा में रहता है और ये इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा। तो वेब का मतलब होता है ये जो इंटरनेट की दुनिया है इससे संबंधित है, इसका जो संबंध है वेब का वो इंटरनेट की दुनिया से संबंधित है। अब ये समझिएगा कि हम लोग जो ये इस वक्त इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये जो वेबसाइट्स
वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, ये जो आप लोग जो है सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इससे संबंधित है ये वेब 1.0, 2.0 और 3.0। अब इसको समझिएगा। देखिए दुनिया में जब इंटरनेट आया, इंटरनेट पर हम लोगों ने वेबसाइटों को एक्सेस करना शुरू किया, वेबसाइटों को उपयोग करना शुरू किया, तो दुनिया में जब हमने पहली बार इंटरनेट का उपयोग करना शुरू किया, वेबसाइटें बनाई गई, वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू किया, तो उस प्राइमरी जो स्टेज थी, जो पहली स्टेज थी, उसे वेब 1.0 के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? वेब 1.0 के नाम से जाना गया। इसमें क्या कर सकते थे बच्चों कि इसमें जो इंटरनेट पर जो चीजें अवेलेबल होती थी उसको हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते थे। ठीक है, आप शायद उस जमाने के ना रहे हो, लेकिन हम लोग उस जमाने के हैं। तो उस वक्त क्या होता था कि इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई न्यूज आ रही है, कोई गॉसिपिंग आ रही है, या कोई भी अगर चुटकुला आ रहा है, तो सिर्फ हम उसे उस वक्त पढ़ सकते थे, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकते थे, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते थे। उसमें कोई फोटो आ रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग सिर्फ देख सकते थे, उसे डाउनलोड नहीं कर सकते थे। तो ना कोई चीज, मतलब कुल मिलाकर जो कस्टमर था वो सिर्फ चीजों को सुन सकता था, देख सकता था, पढ़ सकता था, लेकिन उस पर अपना रिस्पॉन्स नहीं कर सकता था, उसमें अपनी राय नहीं रख सकता था, उस पर कोई चीज अपलोड नहीं कर सकता था। तो इसे इंटरनेट और वेब की दुनिया का ये पहला कह सकते हैं पहली स्टेज थी, और इसे वेब 1.0 के नाम से जाना गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग और डेवलप हुए। इंटरनेट की दुनिया, ये जो वेबसाइटों की दुनिया, ये और मॉडर्नाइज हुई, और फिर हम लोग आ गए वेब 2.0 पर। क्या आ गए? वेब 2.0 पर आ गए। अब ये जो वेब 2.0 क्या था? वेब 2.0 एग्जैक्टली आज का दौर है। आज का दौर का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है कि अब हम सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन हमारी इंटरनेट पर आ रही है, जो वेबसाइटों पर आ रही हैं, उनको हम सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते हैं, बल्कि उन पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज हमें अच्छी लगी, बुरी लगी, तो उस पर कमेंट कर सकते हैं। कोई जरूरत की चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं, जरूरत की फोटोज को, वीडियोस को सिर्फ देख ही नहीं सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया, जहां पर हम हर तरीके की अपनी राय रख सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, अपना खुद का पेज बना सकते हैं, और वहां पर जो चाहे, जिस तरीके से चाहे, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अपनी चीजों को अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी हर तरीके की फ्रीडम हमें मिल रही है। तो इस तरीके की जो इंटरनेट या वेब की दुनिया जो आज हम लोग यूज करते हैं, उसे वेब 2.0 के नाम से बच्चों जाना जाता है। तो एक तो 1.0 आपको समझ में आ गया, 2.0 में इस वक्त हम लोग जी रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों वेब 3.0 की। ये आगे आने वाला जनरेशन है, आगे आने वाली पीढ़ी है, इस इंटरनेट, इस वेबसाइटों की दुनिया की आगे आने वाली पीढ़ी है, जिसको हम लोग वेब 3.0 के नाम से जानते हैं। अब ये वेब 3.0 का मतलब क्या होता है बच्चों? वेब 3.0 का मतलब ये होता है कि ऐसी इंटरनेट की दुनिया जहां पर सिर्फ हम क्या करें कि इस जो वेबसाइट्स हैं, जो इंटरनेट है, उसको कुछ लोग कंट्रोल ना करें, बल्कि उस पर जो कस्टमर है वो खुद कंट्रोल करे। मतलब ये बात हो गई बच्चों कि आज हम कोई भी वेबसाइट को अगर ऑन करके, सीधी सी बात, मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि किसी वेबसाइट पर आप जाकर सर्च कर लीजिए कि आज मुझे ये टी शर्ट पहननी है, तो ये टी शर्ट जैसे आप सर्च करते हो तो आपको पता लगा, आपने सर्च करके छोड़ दिया। लेकिन अब आप दिन भर के अंदर जितनी बार वेबसाइट्स को खोलोगे, उस वेबसाइट को नहीं, किसी भी वेबसाइट को, फेसबुक खोलो, आप जो है वो इंस्टाग्राम खोलो, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलो, या किसी वेबसाइट को खोलो, यूपीएससी की वेबसाइट को खोलो, जहां पे भी आप खोलोगे वहां पर आपको इस टी शर्ट से जुड़ा हुआ प्रचार दिखाई पड़ेगा। कहीं पर अमेजॉन वाला आपसे कहेगा कि ये टी शर्ट जो है मैं आपको 500 रुपए में प्रोवाइड करूंगा, तभी आप उसे अगर अवॉइड कर दोगे तो पता लगा मीशो वाला आ जाएगा, वो कहेगा हम 250 में प्रोवाइड कर देंगे। कुछ लोग आ जाएंगे, वो तो कहेंगे हम फ्री में हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, 1 for 1 को प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तो किसी दूसरी वेबसाइट पर इसको सर्च किया था, लेकिन एग्जैक्टली ये अब हर वेबसाइट, कुछ भी मैं खोल रहा हूं दिन भर में, सब पर इसका प्रचार आ रहा है,
इसका मतलब कोई मेरी सर्च को देख रहा है, कोई ऐसा है इंटरनेट पर, कोई ना कोई एल्गोरिथम है, कोई ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कंपनियां हैं जो हम पर नजर बनाकर बैठी हुई हैं और उनको मेरी पसंद और नापसंद से मतलब है और वो मेरी पसंद और नापसंद के हिसाब से हमें अपना प्रचार दिखा रही हैं, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां दे रही हैं। तो ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है कि भैया हमारी निजता कहां गई, हमारी जो है वो क्या कह सकते हैं सीक्रेसी कहां गई, हम क्या सर्च कर रहे हैं कैसा। ये तो एक उदाहरण हुआ ना। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हम सर्च करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, उसे हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं। तो अगर हमारी टी शर्ट मैंने सर्च की, वो पूरी दुनिया को पता चल गई, सारी वेबसाइटों को पता चल गई, उन्होंने अपना प्रचार देना हमें शुरू कर दिया, हर बार हर चीज हमें दिखानी शुरू कर दी, तो इसका मतलब इंटरनेट पर हमारी जो निजता है वो कहीं ना कहीं भंग हो गई। कहीं ना कहीं क्या हुआ कि वो हर चीज हमारी इंटरनेट पर देख रहे हैं, हम कोई पर्सनल चीज अगर वो सर्च कर रहे हैं उसको भी देख रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, तो हमारी निजता का ख्याल नहीं रखा गया। दूसरा, हम कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, अपनी फोटो डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे लोग ही देखें, ठीक है, हमारे लोग जिन्हें हम दिखाना चाहें, लेकिन हमारे फोटो को क्या किया जा रहा है, उनको डाउनलोड किया जा रहा है, उनकी कॉपी बनाई जा रही है, उससे हमारी जो हमारे पेज की डुप्लीकेट पेज बनाया जा रहा है, उससे पैसे मांगे जा रहे हैं उस पेज को बनाकर। ये सब इसका मतलब कहीं ना कहीं निजता में अभाव है, कहीं ना कहीं प्रिवेसी में अभाव है, कहीं ना कहीं हमारी सिक्रेसी में दिक्कत है इस इंटरनेट की दुनिया में, यानी वेब 2.0 की दुनिया में। तो इसी को खत्म करने के लिए बच्चों वेब 3.0 की कल्पना की जा रही है, जहां पर आप इंटरनेट को खुद कंट्रोल करेंगे। आप जो सर्च करेंगे वो आपको पता होगा, किसी दूसरे को पता नहीं होगा। जो चीजें आप सर्च करते हैं, कोई भी चीज आप अपलोड करते हैं, कोई भी चीज आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट पर, तो वो आप जिसे चाहेंगे, जिसे बताना चाहेंगे उसी को पता चलेगा। आप जिसे नहीं चाहेंगे उसे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होगा। यानी आपकी निजता का स्पेशल ख्याल रखा जाएगा वेब 3.0 की दुनिया में, जहां पे हर काम जो आप इंटरनेट पर करेंगे वो एक सीक्रेट कोड में जो है वो कोडेड होगी, जिससे कि आप जो है वो आपकी निजता आपकी प्रिवेसी आप तक ही सीमित रहे, उसको कोई भंग ना कर पाए, ठीक है, कर पाए। तो इस काल्पनिक जो इंटरनेट की दुनिया या वेबसाइटों की दुनिया, जहां पर जो कस्टमर होगा वो स्वामी होगा, वो जिसको चाहेगा जैसे चाहेगा अपनी चीजों अपने इंटरनेट पर अपने इंटरनेट को उपयोग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएगा। तो उससे ही कल्पना किया गया है वेब 3.0 का। तो वेब 3.0 इंटरनेट या वेबसाइटों की वो दुनिया होगी जहां पर ज्यादातर कंट्रोल जो है वो कस्टमर का होगा, ठीक है, और उसकी निजता का ख्याल रखा जाएगा। हर एक चीज जो वो सर्च करता है, अपलोड करता है, डाउनलोड करता है, उसको एक सीक्रेट कोड में डालकर रखा जाएगा और उसको किसी दूसरे से शेयर नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके की जो इंटरनेट की दुनिया हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, वो वेब 3.0 के नाम से जानी जाएगी, ठीक है बच्चों। और फिर इसी में वेब 3.0 के साथ एक और चीज अभी बहुत चर्चा में रही है, वेब 5.0, ठीक है, वेब 5.0। तो वेब 5.0 का मतलब ये नहीं होता है कि 3 के बाद 4 आएगा। जो ये 5.0 बना है बच्चों, ये असल में वेब 3.0 प्लस इसके जो भी फीचर्स होंगे, कैरेक्टर होंगे, और वेब 2.0 के जो भी फीचर्स होंगे उनको जोड़कर जो एक नया इंटरनेट की दुनिया की कल्पना की जा रही है, उसे वेब 5.0 के नाम से जाना जाएगा। तो मतलब वेब 1.0, 2.0, 3.0 के बाद वेब 4.0 नहीं आएगा। सीधे क्या आएगा, सीधे आजकल किस पर डिस्कशन हो रहा है, 4.0 नहीं है, वो 4.0 की कल्पना नहीं की जा रही है, सीधे 5.0 की कल्पना की जा रही है, क्योंकि 5.0 कोई क्रमागत वाला मामला नहीं यहां पे चल रहा है। 5.0 किस चीज से बना है, 2.0 के फीचर्स और 3.0 के फीचर से बना है। तो 2 + 3 = 5, यानी 2 और 3 मिलकर क्या हो गए, 5। तो मतलब इसके जो फीचर हैं, आज जो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं वेब 2.0 में, और यहां पर वेब 3.0 में जो निजता का ख्याल रखा जा रहा है, जो आपकी प्रिवेसी को मेंटेन किया जा रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। मतलब क्या है कि सोशल मीडिया प्लस निजता के साथ, प्रिवेसी के साथ,
प्रिवेसी के साथ जो एक कल्पना की जा रही है ऐसी इंटरनेट की दुनिया की, जो कल्पना की जा रही है ऐसी इंटरनेट की दुनिया की, जहां पर आप सोशल मीडिया भी यूज करेंगे, खूब अच्छे से यूज करेंगे, लेकिन आपकी निजता का ख्याल पूरी तरह का रखा जाएगा। तो इस दोनों चीजों को जब जोड़ दिया जाता है, इसके फीचर 2.0 के फीचर और 3.0 के फीचर्स को जब ऐड कर दिया जाएगा, तो उसे ही कहा जा रहा है वेब 5.0। तो ये क्रमागत नहीं है कि 3 के बाद 4 आएगा, जो ये 5 आ रहा है, 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है। 5 का मतलब है 2 के फीचर प्लस 3 के फीचर, दोनों को आपस में जोड़कर 5.0 की बात या कल्पना अभी दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में की जा रही है। तो वेब 5.0 क्या है? 3.0 और 2.0 के कुल मिलाकर जोड़कर फीचर को हम लोग वेब 5.0 के नाम से जानते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, वेब 1.0, 2.0, 3.0 और फिर 5.0 के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं, और इन सब चीज़ों को, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों समझाई, इस सब का पूरा नोट्स मैंने दे दिया है। जब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी जो PW की एप्लीकेशन है वहाँ पर। इसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम पेज है डॉक्टर सलीम के नाम से, सलीम सर के नाम से, तो वहाँ पर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ये मैंने सारी जो चीज़ें मैंने समझाई, होप कि 100% आप बच्चों को समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात हो रही है कि ये जो इंटरनेट की दुनिया है, ठीक है, इंटरनेट की दुनिया है, माना यह जाता है, इंटरनेट की जो दुनिया बच्चों आप देख रहे हैं, माना यह जाता है कि जो भी इस वक्त हम लोग वेबसाइट यूज कर रहे हैं, इस वक्त जो हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या जो कुछ भी हम मेरे प्यारे बच्चों यूज कर रहे हैं, ये जो कुछ भी है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपका दिमाग हिल जाने वाला है जो मैं बात बताने जा रहा हूं। कि सोचो कि हम लोग जब इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट डालते हैं तो हजारों वेबसाइटें खुल जाती हैं, करोड़ों वेबसाइटें इस वक्त मौजूद है इंटरनेट पर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, बहुत सारा सोशल मीडिया मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। ठीक है, लेकिन जानते हो बच्चों, आपके होश उड़ जाने वाले हैं, ये इंटरनेट की दुनिया जो हम जान रहे हैं, जिन पे हम कम्युनिकेट करते हैं, जिन पे हम संचार करते हैं, जिन पे हम अपनी चीजें अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ये पूरी इंटरनेट की दुनिया का मात्र 4% मात्र है। कितना प्रतिशत बच्चों? मात्र 4% है, सिर्फ 4%। अरे हाँ भाई, सिर्फ 4% है। तो सर बचा हुआ 96%, बचा हुआ 96% जानते हो क्या है बच्चों? 96% में जो एग्जैक्टली 90% है, 90% है, उसे बोलते हैं बच्चों डीप वेब। क्या बोलते हैं बच्चों? डीप वेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीप वेब। जो हम लोग इस वक्त इंटरनेट की दुनिया यूज कर रहे हैं, जो हम यूज कर सकते हैं, उसे बोला जाता है सरफेस वेब। क्या कहा जाता है बच्चों? उसे सरफेस वेब कहा जाता है। और जो 90% जो इंटरनेट की दुनिया है, जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हाँ, किसी सरकार को इंफॉर्मेशन होती है, जो गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, जो सीक्रेट एजेंसियां होती हैं, उनको इसके बारे में पता होती हैं। डॉक्टरों की फाइलें, ठीक है, हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड है, बैंकों का रिकॉर्ड है, ठीक है, जिस तक हमारी कोई पहुंच नहीं होती है, एक आम इंसान की कोई पहुंच नहीं होती है, यानी 90% वो इंटरनेट मौजूद है, और उसे हम लोग डीप वेब कहते हैं। ठीक है, तो 4% हो गया सरफेस वेब, 4% हो गया सरफेस वेब, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, हम आम इंसान एक्सेस कर सकते हैं। बाकी 90% ऐसी चीजें जो कि सरकारों को पता होती हैं, हॉस्पिटल सीक्रेट रिकॉर्ड्स होते हैं, बैंकों के रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं जिनको आम इंसान पहुंच नहीं सकता, उसे बोलते हैं, ये 90% होती है, इसे बोलते हैं डीप वेब। और फिर बचा हुआ 6%, सर 94% ही तो हुआ, जो बचा हुआ 6% क्या है? बचा हुआ 6% बच्चों एक ऐसी चीज है, ठीक है, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सरकारें तक कुछ नहीं जानती, गवर्नमेंट एजेंसियां कुछ नहीं जानती, सीक्रेट एजेंसियां भी कुछ नहीं जानती, और उसे नाम दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे बोला जाता है आपका डार्क वेब। क्या कहा जाता है बच्चों? डार्क वेब कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? डार्क वेब कहा जाता है। अब ये डार्क वेब सर क्या हो, इसमें होता क्या है? सर डार्क वेब के अंदर वो सारे काले कारनामे होते हैं जो इस पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रहे हैं। दुनिया यहीं पर डील होती हैं, यहीं पर सरकारों के बीच में डील होती हैं, यहां पर जो है वो सरकारों को गिराने की डील होती हैं। ठीक है, यहीं पर जो है ऐसी डील होती हैं जो आतंकवादियों की डील होती हैं, छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग की डील होती हैं। यही वो जगह होती है जहां पर जो है वो मानव तस्करी की जाती है।
मानव तस्करी की डील होती है, यही वो जगह है बच्चों जहां पे ड्रग्स की डील होती है, यही वो जगह है जहां पर हथियारों की डील होती है, यही वो जगह है जहां पर सरकारों के खिलाफ जो है वो क्या बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है और सरकारों को गिरा दिया जाता है। तो ये वो जगह है जहां पर सरकारों की भी पहुंच नहीं है, गुप्तचर एजेंसियों की भी पहुंच नहीं है, दुनिया में किसी की पहुंच नहीं हो पाती, सिर्फ उन गुप्त लोगों की पहुंच होती है जो इस काली दुनिया से जुड़े होते हैं। उनके पास अपने सीक्रेट कोड होते हैं, अपने पासकोड होते हैं, वो जिसको शेयर करते हैं, जिससे बात करना चाहते हैं वो बात करते हैं, अपनी पासकोड को अपने अंदर उनको अपने इस डार्क वेब, ये इस काली दुनिया में जिनको लेना चाहते हैं उन्हीं को वो लेते हैं। ये उनकी चॉइस पर है, हमारी इस पर चॉइस नहीं चलती है। तो दुनिया के जितने कार्य कारनामे होते हैं, इस दुनिया को उथल पुथल करने वाले जितने काले कारनामे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सब डार्क वेब में होते हैं, डार्क वेब में होते हैं। और ये हमारी पूरी इंटरनेट की दुनिया का 6% है। दुनिया की सबसे बड़ा जो डार्क वेब का जो सबसे बड़ा जो है वो मार्केट था वो रशिया में था, ठीक है, और रशिया में था, और इस रशिया और यूक्रेन के वॉर में उसको बंद करने के लिए पूरी दुनिया में जो है एक मतलब कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सका। तो डार्क वेब वो काली दुनिया है इंटरनेट की, जहां पर सारे गलत कामों की डील, सारी चीजें की जाती हैं। तो सोचो हम लोग कितने मासूम हैं, हम तो सिर्फ 4% इंटरनेट को यूज करते हैं, वेबसाइट्स को यूज कर पाते हैं, और हम इतने खुश रहते हैं, लगता है कि बिल्कुल अथाह संसार हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट का। लेकिन नहीं बच्चों, बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ हम नहीं जानते, बहुत कुछ के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। हम सब मासूमों की तरीके से बस जो है वो ऊपरी जो सतही चीजें हैं उसे ही जान रहे हैं, और हम सोचते हैं बड़े होशियार हैं। ये भी बड़ी बात है। तो चलिए, तो ये होती हैं। तो सबसे पहली जो ऊपर वाली चीज होती है उसे सरफेस वेब, फिर उसके बाद आती है आपकी डीप वेब, और उसके बाद आ जाता है डार्क वेब। तो ये डार्क वेब क्या है, होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। देखो बच्चों, एक तो कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना, यानी किसी चीज को कंप्यूट करना, किसी चीज की गणना करने की जो मशीन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। इसी वजह से इसे हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर वो होते हैं जो गणना करने की जिनके अंदर क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। अब ये जो गणना करने की जो क्षमता आती है किसी कंप्यूटर में मेरे प्यारे बच्चों, वो एक चिप से आती है, और उस चिप को नाम दिया जाता है प्रोसेसर का। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोसेसर का। तो ये प्रोसेसर जो होते हैं वो माइक्रो चिप्स होती हैं, और ये चिप जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन यानी सीपीयू के अंदर लगी होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर लगी होती हैं, और ये चिप जो होती है यही गणना करने की ताकत देती है हमारे कंप्यूटर को। अब ये जो चिप होती है जिसे हम लोग प्रोसेसर कहते हैं, यह प्रोसेसर जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही गणनात्मक क्षमता यानी कैलकुलेशन पावर जो है वो बढ़ जाएगी किसी भी कंप्यूटर की। ठीक है, बात नहीं समझ में आ रही है? तो हमारे कंप्यूटर का काम क्या होता है? गणना करना। ठीक है, इसी वजह से उसे हम संगणक कहते हैं। और किसी कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर, कंप्यूटर पावर को पावर देने का काम यानी उसको शक्ति देने का काम एक चिप करती है जिसे प्रोसेसर कहते हैं, जो हमारी सीपीयू में लगी होती है। जितनी अच्छी चिप लगाएंगे, जितना अच्छा प्रोसेसर यूज करेंगे, और जितना ज्यादा प्रोसेसर करेंगे, उतनी ही ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर बढ़ जाएगी। दोबारा मैंने रिपीट कर दिया, होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेसर्स होते हैं, ये जो प्रोसेसर होते हैं, ये अच्छी किस्म के जितने लगाए जाएं, जितने ज्यादा लगाए जाएं, मैंने आपसे कहा उतना ज्यादा किसी कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर होती है। तो अगर इन्हीं चिपों को यानी इन्हीं प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर जब लाखों प्रोसेसर, लाखों की संख्या में प्रोसेसर इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, एक साथ सीरीज वाइज जोड़ दिए जाते हैं, तो कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर बहुत 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 ज्यादा हो जाती है। और फिर ऐसे ही कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर कैसे सुपर कंप्यूटर बनते हैं? क्योंकि उनमें प्रोसेसर्स के जो नंबर होते हैं, जो वाकई में किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन बनाते हैं, तो जिन्हें हम लोग ब्रेन को बनाने का काम या उनकी गणनात्मक क्षमता को निर्धारित करने का काम जो प्रोसेसर करते हैं, उनकी संख्याओं को जब लाखों की संख्या में एक
साथ जोड़ दिया जाता है जिससे कंप्यूटर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे कंप्यूटर को जिसकी कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर लाखों प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, उन्हें सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ये जो बच्चों सुपर कंप्यूटर होते हैं, इनकी कंप्यूटेशनल पावर यानी इनकी जो गणनात्मक क्षमता होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसको नापा जाता है एक यूनिट से, एक इकाई से, जिसे फ्लॉप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉप्स कहते हैं। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या बोला जाता है बच्चों? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड कहा जाता है। तो ये किस चीज की इकाई होती है? किसी भी सुपर कंप्यूटर की जो गणनात्मक क्षमता होती है उसको नापने की इकाई क्या होती है? फ्लॉप्स होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये अगर आपसे पूछा जाए कभी कंप्यूटर की जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है जो हमारे घरों में यूज किया जाता है, उसकी कंप्यूटेशनल पावर को नापने की क्षमता किस चीज से नापी जाती है? तो उसे नापा जाता है मिप्स से, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो हमारे जो आम कंप्यूटर होते हैं जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, तो इनकी कंप्यूटेशनल पावर, इनकी जो गणनात्मक क्षमता होती है उसको नापने का काम मिप्स इकाई के द्वारा किया जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के द्वारा किया जाता है। और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि उनकी गणनात्मक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी गणनात्मक क्षमता को नापने के लिए हम लोग जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे फ्लॉप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्लॉप्स के नाम से जानते हैं। अब जो फ्लॉप्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इकाई होती है, फ्लॉप्स की जो इकाई होती है, वो अगर 10 की घात 12 फ्लॉप्स लिखा जाता है तो इसे कहा जाता है, बोला जाता है टेरा फ्लॉप्स। क्या बोला जाता है? टेरा फ्लॉप्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टेरा फ्लॉप्स के नाम से इसे जाना जाता है। अगर 10 की घात 15 फ्लॉप्स अगर ताकत है, किसी भी सुपर कंप्यूटर की जो ताकत 10 की घात 15 फ्लॉप्स के करीब है, तो उसे पेटा फ्लॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो 10 की घात, तो ज्यादातर दुनिया में जिस वक्त जो सुपर कंप्यूटर हैं वो या तो टेरा फ्लॉप्स में उनकी ताकत है या तो पेटा फ्लॉप्स में ताकत है। यानी टेरा फ्लॉप्स का मतलब 10 की घात 12 फ्लॉप्स और पेटा फ्लॉप्स का मतलब होता है 10 की घात 15 फ्लॉप्स, 15 फ्लॉप्स। तो याद रखिएगा। अब ये बच्चों, ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, इन कंप्यूटर्स को का यूज कहां किया जाता है? बच्चों, इनका जो यूज किया जाता है वो बहुत जगह पे इनका यूज किया जाता है। सबसे पहला अगर इनका उपयोग किया जाता है तो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर। इसके अलावा बच्चों इसका उपयोग स्पेस टेक्नोलॉजी में, ये जो रॉकेट लॉन्च होते हैं, ठीक है, एक एक सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, यानी सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अगर इनकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो ये रॉकेट वहां ना पहुंच पाए जहां इनको पहुंचना होगा। तो उनके इन रॉकेट लॉन्चेस के अंदर, साथ ही साथ ये जो हमारे टेलीस्कोप्स होते हैं, ये हमारे जो टेलीस्कोप्स होते हैं जो कि हमारे अंतरिक्ष के जो बहुत सारे जो है वो डेटा इकट्ठा करते हैं, जिससे हमें ब्लैक होल के बारे में पता चलता है, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में पता चलता है, ठीक है, पल्सर्स के बारे में पता चलता है। तो ये जो डेटा हमारे टेलीस्कोप इकट्ठा करते हैं, ये जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं हमारे अंतरिक्ष के, उन अंतरिक्ष के आंकड़ों को सही से कैलकुलेट करने में, उनकी गणना करने में, उनकी इमेज तैयार करने में, उनके चित्र तैयार करने में, जो ये चित्र आप लोग गैलेक्सी वगैरह के देखते हैं, ब्लैक होल वगैरह के देखते हैं, तो ये जो चित्र तैयार होते हैं ये सुपर कंप्यूटर की मदद से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा इन जो सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग कहां किया जाता है? बायोलॉजी में किया जाता है, मेडिसिन में किया जाता है। मेडिसिन में जो नई नई वैक्सीन बनती हैं, कौन सी वैक्सीन कैसे काम करेगी, कौन से अणु कैसे काम करेंगे, कौन सी वैक्सीन बनाने में अधिक उपयोगी हो सकते हैं, कौन से जैविक अणु, तो उनको सही से ज्ञात करने में। इसके अलावा जीनोमिक्स के अंदर हमारे शरीर के अंदर जितने भी इस वक्त डीएनए मौजूद है, जितने भी जीन मौजूद हैं, वो जीन किस तरह से प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन कैसे हमारे शरीर के अंदर लक्षणों का विकास करते हैं, उनका अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मिसाइल लॉन्च की जाती हैं, हम लोग बड़ी बड़ी मिसाइलें लॉन्च करते हैं, 5000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें लॉन्च करते हैं, ठीक है, 10,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें लॉन्च करते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि 5000 किलोमीटर की अगर मिसाइल हम लॉन्च कर रहे हैं, उसका टेस्ट कर रहे हैं, तो 5000 किलोमीटर उसको मार कर देखते हैं। नहीं बच्चों, उसको मारा जाता है 85 किलोमीटर ही, यानी कि 5000 किलोमीटर की क्षमता वाली मिसाइल को टेस्ट किया जाता है 50 किलोमीटर की रेंज पर ही। लेकिन 50 किलोमीटर की रेंज पर वो जैसे उड़ान भरती है, जहां जाती है और कैसे वो अटैक करती है, उसका पूरा डेटा लिया जाता है और फिर उसको सुपर कंप्यूटर की मदद से कैलकुलेट किया जाता है कि अगर ये 50 किलोमीटर ऐसे मार कर रही है तो अगर 5000 किलोमीटर मार करेगी
तो कैसे ये मार करेगी और किस तरह से घातक ये सिद्ध हो सकती है। तो इसलिए उसको पूरा सुपर कंप्यूटर ही कैलकुलेट करके बताता है कि आपका मिसाइल टेस्ट सफल रहा या असफल रहा। तो मिसाइल टेस्ट करने में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खनिज पदार्थों का डेटा इकट्ठा करने में, इसके अलावा जो हमारे ये जो पूरे खनिज पदार्थ धरती पर मौजूद हैं ये कितने कितने हो सकते हैं उनका अनुमान लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का इंडिया में मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो उपयोग होता है मौसम के पूर्वानुमान में। ये जो बताया जाता है ना, आज बारिश होगी, आज गर्मी पड़ेगी, आज साइक्लोन आएगा, तो ये जो मौसम के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा अगर सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है तो मौसम के पूर्वानुमान लगाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है वो डेटा एनालिसिस में, डेटा विश्लेषण में, आपको डेटा कोई दे दिया गया, उसकी एनालिसिस करके, उसको कैलकुलेट करके उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उसको यूज करने में, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, जो जटिल डेटा होते हैं, जो जटिल आंकड़े होते हैं, उनसे उनका रिजल्ट निकालने में, उससे जो इन्फ्रेंसेस निकल कर आती हैं, उससे जो उसका मतलब समझने में एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर साइंस में, परमाणु विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है, परमाणु विज्ञान के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इन सुपर कंप्यूटर का मेरे प्यारे बच्चों यूज किया जाता है। तो ये हर जगह पर इनका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि सर ये सारे उपयोग होते हैं तो दुनिया का जो सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि दुनिया में हर 6 महीने पर एक लिस्ट जारी की जाती है जिसे हम लोग टॉप 500 का नाम देते हैं। और ये टॉप 500 दुनिया के टॉप सुपर कंप्यूटर्स उस लिस्ट के अंदर होते हैं। जो सबसे अच्छे सुपर कंप्यूटर, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर होते हैं, वो इस टॉप 500 लिस्ट में अपना स्थान बनाते हैं। तो अभी हाल में जो ये जून 2000 हर 6 महीने में रिलीज किया जाता है, तो जून 2024 की लिस्ट के अनुसार, टॉप 500 लिस्ट का नाम होता है, जिसके अनुसार दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर मेरे प्यारे बच्चों फ्रंटियर है, जिसकी जो क्षमता है वो 1194 से लेकर 1679 पेटाफ्लॉप्स है। पेटाफ्लॉप्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, उसकी ताकत कितनी है, 1194 से लेकर 1679 पेटाफ्लॉप्स है। फिर और ये कहां का है, अमेरिका का है। दूसरे नंबर पर बच्चों है अरोरा, ये भी अमेरिका का है, 585 से 1059 पेटाफ्लॉप्स की इसकी ताकत है। और ये जो है आर्गोनॉन नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका का बनाया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है 561 से 846 पेटाफ्लॉप्स की ताकत वाला ईगल, जिसको माइक्रोसॉफ्ट यूनाइटेड स्टेट ने बनाया। यानी टॉप 3 में इस वक्त अमेरिका के ही सुपर कंप्यूटर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉप 500 हैं उनमें ज्यादातर अमेरिका के हैं। सबसे ज्यादा जो है वो 2 देशों के हैं, एक चाइना के और दूसरे अमेरिका के हैं। लगभग 150 के करीब दोनों के मिलाकर है, मतलब 300 के करीब दोनों के मिलाकर है, 150 उसके लगभग और 150 उसके अमेरिका के, लगभग चीन के 150 और अमेरिका के 150 के करीब। फिर बाकी 200 में पूरी दुनिया अपना मिलजुल के बांट लेती है, ठीक है। लेकिन टॉप 3 में इस वक्त अमेरिका के हैं। तो क्या सर भारत के भी कुछ कंप्यूटर क्या इस सुपर कंप्यूटर टॉप 500 के अंदर लिस्ट कर पाए हैं? हाँ बच्चों, इसमें 4 सुपर कंप्यूटर हैं जो कि भारत के शामिल हैं, जिसमें जो है एक है एरावत PSAI, ठीक है, जो 13.17 पेटाफ्लॉप्स की ताकत है, जिसको हमारे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, CDAC इसे कहा जाता है, CDAC में लगाया गया है, पुणे महाराष्ट्र में। दूसरा नंबर पर है, इसकी जो पूरी दुनिया में रैंकिंग है 90वीं है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर परम सिद्धि AI है, जिसको सेंटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर यानी CDAC यानी पुणे में ही ये भी मौजूद है, 163वें नंबर पर है और इसकी जो ताकत है 5.27 पेटाफ्लॉप्स की है। इसके अलावा बच्चों प्रत्युष तीसरे नंबर पर है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में लगाया गया है, इसकी ताकत 4.01 पेटाफ्लॉप्स है। और साथ ही साथ चौथे नंबर पर मिहिर है, जिस नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो नोएडा में मौजूद है, ठीक है, नोएडा में मौजूद है, वहां पर इसको लगाया गया है, 2.81 पेटाफ्लॉप्स की इसकी ताकत है। तो दुनिया के ये 4 सुपर कंप्यूटर हैं जो मतलब भारत के ये 4 सुपर कंप्यूटर हैं जो दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में मेरे प्यारे बच्चों शामिल हैं। अब भारत जो है इस तरीके के और सुपर कंप्यूटर बनाना चाह रहा है, जिसकी मदद से हम लोग जो है वो मौसम पूर्वानुमान कर सकें, मिसाइल टेस्ट
कर सकें, जिसकी मदद से अंतरिक्ष के अनुसंधान कर सकें, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च कर सकें, इसके अलावा जो है जीनोमिक्स पर रिसर्च कर सकें, नई नई वैक्सीन, नई नई दवाएं खोज सकें। तो इन सब के लिए भारत में भी अब प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुपर कंप्यूटर हम लोग बना सकें। उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लॉन्च किया गया है। ये जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2015 से 22 तक इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था। 2015 में इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 7 वर्षों के लिए। अब और इसमें जो लागत आई थी वो 4500 करोड़ रुपए जो है वो लागत के साथ इसको लॉन्च किया गया था। अब इसको और भी बढ़ा दिया गया है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर कर दिया गया है। इस मिशन का जो ये मिशन जो है वो सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया दृष्टिकोण का समर्थन करता है, यानी डिजिटल इंडिया और मेड इन इंडिया को ये सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ इसको जो लागू कर रहा है यानी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग, अब इसमें हो क्या मतलब इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि भारत में 70 हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर तैयार किए जाएं। जो 70 जो है वो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर तैयार किए जाएं और उनको पूरे देश में एक नेटवर्क की तरह से कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे क्या हो कि अगर देश में किसी भी इंस्टीट्यूट को जरूरत पड़े तो इस नेटवर्क का उपयोग करके उन सारी की सारी क्षमताओं का उपयोग करके वो अपने रिसर्च में अपने जो है रिसर्च में इनका उपयोग कर सके और हमारे देश को उपलब्धियां हासिल करा सके। हमारे देश में जो है वो कुछ नई मतलब वो रिसर्च और डेवलपमेंट यानी अनुसंधान और विकास और भी हमारे देश में बढ़ सके, उसके लिए पूरे देश भर में 70 हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटरों का नेटवर्क बनाने की योजना इस राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत की गई थी। ठीक है, तो ये एक लक्ष्य था और इसको जो लागू कर रहा है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। तो भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसको संचालित करता है। और इसका जो सेंटर फॉर डेवलप जो इसका जो हेड क्वार्टर है, मतलब कह सकते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का जो हेडक्वार्टर है वो सीडैक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे है। वहीं याद रखिएगा जो सीडैक है वहीं पर हमारे ज्यादातर सुपर कंप्यूटरों को बनाया जाता है। वहीं पर जो सुपर कंप्यूटर बाहर से मंगाए जाते हैं, बाहर से हम खरीदते हैं, उनको असेंबल किया जाता है। तो सीडैक ही मेन जगह है, मेन सेंटर है जहां पर सुपर कंप्यूटर्स पर भारत में काम बच्चों किया जाता है। इस मिशन योजना के जो 3 चरण थे, इस मिशन योजना के 3 चरण थे। चरण 1 में कहा गया तो जो चरण 1 कंप्लीट हो गया है 2022 तक, उस चरण की योजना यह थी कि हम इसमें सुपर कंप्यूटर को असेंबल करना शामिल करेंगे, यानी सुपर कंप्यूटर को हम विदेशों से खरीदेंगे और फिर इसको वहां पर उनके पार्ट्स को जोड़कर सुपर कंप्यूटर को बनाने का काम करेगा। तो ये पहले चरण में हमने ये प्लान किया था और हम सक्सेसफुल रहे हैं। फिर चरण 2 में हमने कहा है कि हम अपने देश में खुद सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू करेंगे, उनके प्रोसेसर्स को बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रोसेसर को बनाना ही सबसे बड़ी बात है। प्रोसेसर बन जाएगा तो जोड़ तो हम लेंगे, ठीक है। तो यहां के जो सुपर कंप्यूटर को बनाने में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको जो है बनाना हम भारत में शुरू कर देंगे। फिर तीसरे चरण की परियोजना यह है कि इसके अंतर्गत सुपर कंप्यूटर भारत द्वारा डिजाइन किया जाएगा। तो अब भाई जब हम प्रोसेसर बनाना सीख जाएंगे तो तीसरे चरण में हम अपना मतलब पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड होकर हम अपना कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर खुद बनाना सीख जाएंगे। अभी तक हम लोग ज्यादातर जो सुपर कंप्यूटर हमारे पास है वो विदेशों से हमने खरीदे हैं। तो पहले चरण में हम असेंबल करना सीखेंगे, दूसरे चरण में हम सुपर कंप्यूटर के जो पार्ट्स होंगे वो बनाना सीखेंगे और तीसरे चरण में हम अपना खुद का इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर बनाना सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये काम किया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था और इस वक्त कुछ हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर को असेंबल किया है अलग अलग जगहों पर, जैसे कि परम शिवाय नाम का सुपर कंप्यूटर है। इसको जो है वो IIT BHU में असेंबल किया गया है, IIT BHU में असेंबल किया गया है। इसके अलावा IIT खड़गपुर में परम शक्ति नाम के सुपर कंप्यूटर को असेंबल किया गया है। IISER पुणे में परम ब्रह्मा नाम के सुपर कंप्यूटर को असेंबल किया गया है। इसके अलावा JNCSR में बेंगलुरु के अंदर परम युक्ति नाम के जो है सुपर कंप्यूटर को असेंबल किया गया है और फिर IIT कानपुर के अंदर परम संगणक नाम के सुपर कंप्यूटर को असेंबल किया गया है भारतीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप लोगों को पूरी मैंने कोशिश की बच्चों की आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी
जानकारी अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी और सुपर कंप्यूटर से जुड़ी मैं दे पाऊं। होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आपने इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और तब तक पढ़ते रहिए, बहुत ही शानदार करिए। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।